नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो का उद्देश्य सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण में उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए और सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं सक्षमता परीक्षा 1 जो शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं उन उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या लगभग 1,85,000 है। और जैसा कि पूर्व में ही काउंसलिंग की डेट घोषित हुई थी, लेकिन चुनाव के आचार संहिता के कारण सक्षमता परीक्षा का जो काउंसलिंग था वो नहीं हो पाया, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई और जिसके कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई। और पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट ये कराना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि चुनाव के आचार संहिता की वजह से काउंसलिंग की प्रक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब रहा सवाल, आप ये जान लें कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद कभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसका डेट जो है बाय लेटर हो सकता है कि चुनाव का जो मतगणना की तारीख है 4 जून उससे पहले ही जारी हो जाए या मतगणना के बाद 1-2 दिन के भीतर ही काउंसलिंग का डेट जारी हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा कि स्कूल अलॉटमेंट को लेके प्रमंडल वाइज जो है सो रिक्तियों को सेटअप किया जा रहा है। तो आप एक बात बताइए कि बिना काउंसलिंग के आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा क्या? ऐसी परिस्थिति में तो विभाग ही उधेड़-बुन में लगी रहेगी कि मैं अभी इनको नए स्कूल से रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर दूं या नहीं दूं, क्योंकि बिना काउंसलिंग के ज्वाइनिंग लेटर नए स्कूल के लिए देना ये कहीं से हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो एक बात अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए कि 4 जून के बाद किसी भी डेट में काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो सकती है और काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत सारी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। तो आपने उस वीडियो में अपना प्यार दुलार दिया, आपको काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से हम आपको शुक्रिया करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस पर फोकस बनाए रखेंगे। और दूसरी बात, मैं एक चीज सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण हो चुके शिक्षकों से और सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल होने वाले शिक्षकों से एक चीज मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप वर्तमान समय में विद्यालय के स्कूल में जो आपका रहने का निर्धारण हुआ है समय, वो समय सीमा कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें आदमी खुद को सेटअप कर पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सुबह में 5:45 में स्कूल पहुंच जाना, 6:5 तक आपको फोटो डाल देना सेल्फी से, कहीं ना कहीं एक तरीके से सभी शिक्षकों के लिए ये काफ़ी दुर्लभ काम है, क्योंकि हर शिक्षक अगल बगल के ही नहीं है। कुछ ऐसे शिक्षक भी जो हैं जो दूर दराज से आते हैं, महिला शिक्षिकाएं भी जो है जो दूर दराज से आती हैं और सवारी की जो सुविधा होती है वो अर्ली मॉर्निंग उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इन सब कमियों को हम जानते और बूझते हुए फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उस समय में आप प्रयास करें कि विभागीय आदेश के अनुसार आप विद्यालय में उपस्थित हो जाएं और विद्यालय में बने रहें। कारण ये है कि जिलावार विद्यालयों का निरीक्षण तो किया ही जा रहा है और इसके साथ ही साथ राज्य स्तरीय टीम को भी भेजा जा रहा है। अब जरा सा सोचिए कि राज्य स्तरीय टीम या जिला स्तरीय टीम किसी के द्वारा
आपके विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है और उस निरीक्षण में आप अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका वेतन जो है 1 दिन का कटेगा या 7 दिन का कटेगा, वो पदाधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपका वेतन कटता है तो कहीं ना कहीं सर्विस बुक में मेंटेन भी होता है। वेतन जब कटता है तो सर्विस बुक में मेंटेन भी होता है, और एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं सेवा में टूट हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, एक दोस्त, एक साथी होने के नाते बस कर रहा हूं कि कुछ समय, हर समय एक जैसा नहीं होता। आज जिस तरीके के कष्ट शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है, ऐसा ही कष्ट जीवन भर चलता रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। तो वर्तमान परिस्थिति में जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा में आप ये प्रयास करें कि आप जो है विद्यालय का जो समय सीमा है उस समय सीमा पर पहुंचे। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और टाइम मैनेजमेंट वो आपको करना होगा और अपनी सहूलियत के हिसाब से करना होगा। और सहूलियत के हिसाब से इसलिए करना होगा क्योंकि आप अगर 5:45 में विद्यालय पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि आपको विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। उस समय से बैठ जाइए और फिर वहां से अपने आप को फ्रेश वगैरह करने के लिए भी एक समय बैठ जाइए। तो हो सकता है ना कि यही ना करना होगा कि आपको 4 AM में, यानी कि 4 बजे सुबह में आपको उठना होगा। तो कुछ समय के लिए 4 बजे सुबह में उठिए, नहा धोआ कर फ्रेश वगैरह हो करके विद्यालय के लिए प्रस्थान कीजिए। और देखिए साथियों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जब तक विद्यालय मॉर्निंग इसी कंडीशन में चल रहा है, तब तक मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी जो आदत लगी हुई है कि मोबाइल लेट नाइट तक देखना, तो होता क्या है कि 2 बजे 3 बजे तक लोगों को नींद नहीं आती और मोबाइल देखते रह जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग फिर स्कूल भी जाना है तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और ऐसे कंडीशन में वो जबरदस्ती उठते हैं और गाड़ी पे बैठ जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और आंख झपकता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरीके का गलती न करें, पर्याप्त नींद लें, और इसके लिए आप बैक में ही जाकर नींद पूरा करें। तो बैक में जाने के कहने का मतलब है कि अगर आप 12, 2, 3 बजे सोते हैं तो उससे पहले सोइए और समय पर जग करके विद्यालय ज्वाइन कीजिए, विद्यालय में जाइए आइए। क्योंकि नए स्कूल में ज्वाइनिंग से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका एक भी दिन का वेतन जो है वो कटने न पाए। ये बात मैं सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 दोनों के शिक्षक साथियों के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूं कि सक्षमता परीक्षा 2 में जो शिक्षक साथी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो विगत कुछ समय में मैं मिलाया हूं कि उनकी तैयारी जो है वो इंटरेस्टिंग रूप से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं साथियों से बोलना चाहूँगा कि देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके पूर्व नॉलेज पे ही आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे। लेकिन मैटर सिर्फ सक्षमता परीक्षा को ही पास करने से नहीं ना है, मैटर है कि आप सक्षमता परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर करके अपने जिले में ही बने रहें। इस उम्मीद के साथ तैयारी कीजिए कि हम अपना जिला आवंटन करवा ही लेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 4 जून को लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतगणना का रिजल्ट घोषित हुआ, और जान लीजिए कि उससे पहले या उससे बाद आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, और वो परीक्षा का जो शेड्यूल निकलेगा वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में निकलेगा, और आपको तुरंत परीक्षा में सम्मिलित भी होना होगा, और तब आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए आपसे मैं दोस्त साथी होने के नाते बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत समय जो है सक्षमता परीक्षा 2 वाले जो शिक्षक साथी हैं वो दें। क्योंकि जितना आप सुने रहिएगा परीक्षा में, उससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाला भी हुआ है। और बहुत सारे तीव्र गति में मैं जानता हूं कि समय का अभाव होने के कारण व्यक्ति जल्दी मोबाइल पे देखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं वैसा वीडियो बनाता हूं जो 20 मिनट में 150 क्वेश्चंस बोलने मैंने तीव्र गति से बोला जाता है, जिसको सुन करके आदमी व्यक्ति में अपने मस्तिष्क में एक निश्चित रूप से एक जगह बना लेता है उस क्वेश्चन के आंसर। और जब वैसा ही प्रश्न जब आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सही उत्तर तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि आप जो है सो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाएगा और आपकी तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगी और सक्षमता परीक्षा देंगे तो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको आपका जिला आवंटन नहीं हो पाएगा। और एक बात और बता दूं कि सक्षमता परीक्षा 1 और 2, अब पिछले बार में क्या था कि सक्षमता परीक्षा 1 का जो काउंसलिंग था वो रद्द हो गया, काउंसलिंग रद्द हो गया, तो आपको सक्षमता परीक्षा 2 वाले के परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। अगर वो परीक्षा हो जाती तो जाहिर सी बात जान लीजिए कि दोनों का स्कूल अलॉटमेंट एक साथ होता। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि दोनों सक्षमता 1 और 2 का एक साथ विद्यालय आवंटन नहीं होगा। जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है तो पहले का काउंसलिंग और दूसरे का परीक्षा, इस तरीके से आपका जो है सो नए स्कूल का आवंटन होगा। तो वर्तमान समय में विद्यालयों की जो पहुंचने में शिक्षकों की जो स्थिति है उससे मैं भली भांति अवगत हूँ और मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे हो व्यक्ति को समय के हिसाब से चलना चाहिए और समय का तकाजा यही है कि आप प्रयास करें कि हम विद्यालय सही समय से पहुंच पाएं। लेकिन वो प्रयास ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सेफ्टी के साथ पहुंचे। वो प्रयास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ उठे गाड़ी पे बैठ गए दे दनादन चला रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी फैक्टर है। आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए और इस तरीके से अपने टाइम को मैनेजमेंट कर दीजिए ताकि आप बड़ी प्रसन्नता और खुशी के साथ उसी समय पे आप विद्यालय पहुंच जाए और इस तरीके के कार्यों से आपका मन खुश भी होगा। तो किसी भी बात का टेंशन नहीं लीजिए। मैं फिर बोलता हूं कि व्यक्ति नदी का दो किनारा होता है, उसी प्रकार से आज शिक्षकों की जो टाइमिंग को लेकर जितनी द्वंद्वता, जितना कष्ट उनको हो रहा है, ये शिक्षक, विद्यार्थी और समाज भी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में विद्यालयों का जो टाइमिंग है, इससे पूर्व जब से हम लोग ज्वाइन किए तब से इस तरीके का टाइमिंग नहीं रहा। लेकिन फिर भी व्यक्ति को विभागीय निर्देश के अनुसार चलना ही पड़ता है और हम लोग शिक्षक हैं तो विभागीय आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।